चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड बाय दीपा झा। गाइस, आज हम अपने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी आधुनिक राजनीतिक दर्शन के यूनिट 4 हीगल की थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने इस वीडियो में आपको हीगल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे 6 सेमेस्टर में उसे समझाने का प्रयास करूँगी। लिखा है मैंने, तो आई होप you will be definitely understood. This concept is really nice and really important for our further exams. So please like and subscribe my channel and share with your friends because it will be also very beneficial for you. ये आप सभी के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी. So thank you. जिन्होंने मेरे को पहले ऑलरेडी सब्सक्राइब करे उनके लिए थैंक्स. सो गाइज, आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम हीगल का नागरिक समाज देखेंगे। नागरिक समाज के विषय में उन्होंने कैसे विचार दिए हैं, राज्य के विषय में अपने कैसे विचार दिए हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं। तो गाइस, इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये लिखना है, हीगल जो है पश्चिमी विचारधारा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और सबसे कठिन राजनीतिक सिद्धांतों में से एक माने जाते हैं। यानी उनकी थ्योरी थोड़ी टिपिकल लगती है बाकी के कंपैरिजन में। सो उन्होंने जर्मन का आदर्शवाद भी विकसित किया था। जर्मन देश कैसा होना चाहिए उसमें उस समय में, जैसे उनके तत्कालीन समय में कैसी स्थिति थी जर्मन, जो कि 300 हिस्सों में बटा हुआ था गाइज उस समय। तो 1770 के समय में जब उनका जन्म हुआ था उस समय की बात है। तो उन्होंने उसका आदर्शवाद विकसित रूप किया है। और इनका जो हीगल है उनका जन्म 27 अगस्त 1770 को जर्मन शहर में स्टुअर्टगार्ट में हुआ था गाइज। इनके जीवन काल में कई विशेष घटनाएं घटी थी, जैसे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति एंड 1805 से लेकर 1815 में नेपोलियन ने 39 जर्मन राज्यों पर शासन किया था नेपोलियन ने। और 1820 में प्रशिया राज्य का सबसे मजबूत जो था, फिर भी जर्मनी जो मजबूत राज्य था फिर भी वो विघटित हो गया था। तो ये सभी घटनाएं उनके जीवन काल में घटी थी और इसी पर इन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स लिखी, इम्पॉर्टेंट एंड थ्योरीज लिखी, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। हीगल का पूरा नाम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक था, जो कि ज्ञानोदय के अंतिम चरण के जर्मन दार्शनिक कहलाते हैं। यानी ये नॉलेज वाले एक दार्शनिक है, फिलोसफर हैं। इन्होंने जर्मन विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थन किया था। जर्मन की जो कॉन्सेप्ट थी उनका इन्होंने सपोर्ट किया था। इन्होंने मन, शरीर, विचार, पदार्थ, विवेक, यानी इन्होंने बॉडी, इंसान की, ह्यूमन बीइंग की थॉट्स और उनकी इंटेलिजेंस पे, लिबर्टी, व्यक्तिगत अवस्था, ईश्वर, मनुष्य के द्वैत समेटने का प्रयास किया। इन सभी को उन्होंने एक में समाहित करा था, एक अपनी थ्योरीज में। हेगल ने सामाजिक जीवन के उद्देश्य में स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी सामाजिक स्वतंत्रता गाइज होती है ना, समाज में भी क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और व्यक्ति को पर्सनल क्या लिबर्टी मिलनी चाहिए, उन सभी में उन्होंने अमूर्त अधिकार यानी राइट्स की बात करी है। और व्यक्ति पर स्वतंत्रता का सामंजस्य किया उन्होंने, यानी ह्यूमन राइट क्या होनी चाहिए और एक व्यक्ति की पर्सनल राइट्स क्या होनी चाहिए। अधिकारों के संस्थागत और नैतिक आधार भी प्रस्तुत किए इन्होंने मोरलिटी पे भी जोर दिया है हेगल ने कि व्यक्तियों को मोरल रहना चाहिए, सभी के साथ उनको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, नैतिकता पे भी उन्होंने अपने विचार दिए। हेगल ने उदारवाद व समुदायवाद की बीच और सुधारवाद और रूढ़िवाद का अनूठा संयोजन किया है। इन्होंने सभी की थ्योरीज को एकदम कोऑर्डिनेशन बैठाने का प्रयास किया है, जिससे इनके विचारों ने विभिन्न परंपराओं के विचारकों को आकर्षण बढ़ा दिया, उनके ऊपर अट्रैक्ट हुए, जिससे हम भी आने वाली पीढ़ियाँ भी इनसे प्रभावित हुई थी। जिसके लिए हीगल सुकरात के द्वंद्वात्मक तथा प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के दूरसंचार, इन सभी से ये हीगल जो है प्रभावित हुए। तो इन्होंने भी इनकी थ्योरीज पढ़ी होंगी। और कांट के तर्कवाद से प्रभावित थे और हीगल से जो है कार्ल मार्क्स प्रभावित थे। जो कार्ल मार्क्स, अब इनके बाद हम हीगल के बाद गाइस कार्ल मार्क्स की थ्योरी करेंगे। तो जो कार्ल मार्क्स हैं हमारे मार्क्सवाद के संस्थापक माने जाते हैं, उनसे हीगल से वो प्रभावित थे। नितेशे, क्रिकोडे, कीक्रोगार्ड, समुदायवादी, उत्तर अधुनावादी, ये सभी विचारक जो है ना ये हीगल से प्रभावित थे। तो अब हम हीगल की मुख्य रचनाएं देख लेते हैं गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ऐसे ही अपने एग्जाम में लिखनी होगी, तो इससे हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो फर्स्ट हमारी इनकी बुक है स्पिरिट की फेनोलॉजी, 1807 में इन्होंने लिखी थी। इन्होंने स्पिरिट की जो बुक लिखी है, स्पिरिट डायलेक्टिक, इतिहास में उन्होंने स्वतंत्रता और इतिहास का परिचय दिया इस पुस्तक में। सेकंड पुस्तक इनकी तर्कशास्त्र का विज्ञान, 1812 में इन्होंने लिखा, 1812 में, जिसमें द्वंद्वात्मक तत्वमीमांसा के रूप में तर्क दिया। इन्होंने रीज़न दिया कि द्वंद्वात्मक व्यवस्था क्या है और तत्वमीमांसा, जो कि हमने इमैनुअल कांट के उसमें भी पढ़ा था गाइज, है ना। तो थर्ड में बुक है इनकी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ दी फिलोसफिकल साइंसेस, साइंस के बारे में भी इन्होंने बुक लिखी है अपनी 1817 में। इन्होंने इसमें यूरोप में
प्रसिद्ध बना दिया था। इस पुस्तक के कारण ये प्रसिद्ध हो गए थे, एकदम फेमस हो गए थे। फोर्थ पुस्तक इनकी फिलॉसफी ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का दर्शन, 1820 में लिखा था उन्होंने ये पुस्तक, जिसमें राजनीतिक विचारकों में इन्होंने एथिकल इफ राज्य का सिद्धांत दिया अपना कि राज्य को कैसा होना चाहिए, अधिकारों को कैसे मनुष्य को देना चाहिए उसे। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिफ्थ बुक है इतिहास का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, 1837 में लिखी, और उनकी मृत्यु के बाद ही ये ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। मृत्यु के बाद भी लोगों ने इन्हें कंप्लीट करा, अन्य विचारकों ने। तो अब हेगल के राजनीतिक विचारों का सार देख लेते हैं गाइस कि उसके विचारों में क्या किन किन बातों को उन्होंने कॉन्सेप्ट को अपना समाहित किया है। पहला पूर्ण आदर्शवाद कहा जाता है। हेगल को क्या कहा जाता है? पूर्ण आदर्शवादी, क्योंकि उन्होंने सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया, आत्मा की अभिव्यक्ति, मन, आत्मा, विचार, आश्वर पर अवसर, इन सभी टॉपिक्स पे उन्होंने अपने विचार दिए, इसलिए उन्हें आदर्शवादी कहा जाता है। आदर्शवादी गाइस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि हम आदर्शवाद एक ऐसा थॉट होता है जैसे व्यक्ति को, मनुष्य को ऐसा होना चाहिए जो है नहीं, जैसे अच्छी मॉरलिटी चीज़ होती है ना, वो भी आदर्शवाद में हम इसे समाहित करते हैं। जो ऐसा चाहते थे कि राज्य को, अपने नागरिकों को ये सब सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, लाइक जो होना चाहिए उसी को आदर्शवादी कहते हैं, जिसमें मनुष्य की आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, है ना, समाज, दुनिया, सब कुछ एकदम शुद्ध, पवित्र और अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड है ऐतिहासिकता के ऊपर उन्होंने लिखा, मानव इतिहास तर्क के प्रकटीकरण, आत्मा के विकास यानी ह्यूमन की जो आत्मा कैसे विकास करती है, रीजनेबल पावर कैसी आती है हमारे में, और स्वतंत्रता की प्राप्ति के रूप में हमने कैसा संघर्ष किया मनुष्य ने, उसके इतिहास के बारे में लिखा। थर्ड है उनकी वास्तविकता को समझने की द्वंद्वात्मक विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इनकी द्वंद्वात्मक विधि को हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है इसमें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें वो बताते हैं वास्तविकता को बनाने वाले यानी जो हम रियलिटी चाहते हैं उसमें अंतर्वेदों और संकल्पों के अनुक्रम का विश्लेषण करना, यानी ऐसे एनालिसिस करना जिससे वास्तविकता को समझा जा सकता है। जो हम रियलिटी चाहते हैं ना गाइस, उसे हमें समझने के लिए द्वंद्वात्मक विधि को भी समझना आवश्यक है। फोर्थ है तर्क संगतता और स्वतंत्रता, यानी तर्क संगत वही होता है रीजनेबल पावर को ज़्यादा महत्व देने वाले, और स्वतंत्रता लिबर्टी। तो सर तर्क संगतता और वास्तविक होती है, यानी रीज़न जो रियलिटी होती है उसका कोई ना कोई रीज़न ही होता है, तभी तो वो वास्तविक होता है, असली है। वास्तविक और वास्तविक ही तर्क संगत है, कहते हैं वास्तविक जो होता है, जो रियल है उसी का रीज़न दिया जा सकता है, अन्यथा किसी का नहीं दिया जा सकता। फिफ्थ में है सांख्यिकी। सांख्यिकी के ऊपर भी उन्होंने तर्कसंगत अवस्था, आत्मा के उच्चतम स्तर पर ठोस स्वतंत्रता का अवतार का उन्होंने समर्थन किया है। अब हम पूर्ण आदर्शवाद में गाइस देख सकते हैं कि हेगल को पूर्ण आदर्शवाद क्यों कहा गया। तो हेगल ने आदर्शवाद के संदर्भ में कहा है कि आत्मा जो है ना, वो मनुष्य को विचार, मन और उसी से कारण हमें तर्कसंगता यानी हमारी जो सोल होती है, हमारी आत्मा जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, वही हमें हमारे अंदर तर्कसंगतता को, संस्कृति को, कल्चर को, सभ्यता को, बल, ऊर्जा का पता चलता है, और उसी से दुनिया भी चलती है। आत्मा से ही तो चलती है ना हमारे अंदर जो आत्मा है। वह बताते हैं कि व्यक्ति में जो 3 आयाम स्तर होते हैं व्यक्ति के अंदर, व्यक्तिगत मानव यानी हमारा पर्सनल ह्यूमन बीइंग क्या है, हमारे नेचर क्या है, एजेंसी और इच्छा। एजेंसी यानी जो समाज में जो एजेंसियाज होती हैं और हमारी इच्छा क्या होती है उसके विषय में उन्होंने बताया है। समूह और समुदाय के बारे में वो बोलते हैं, वो ग्रुप्स में रहना चाहिए। विश्व मानवता के बारे में हेगल ने अपने निरपेक्ष आत्मा को भगवान की संज्ञा दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान वही है जो निरपेक्ष आत्मा, जिसके किसी के ऊपर अपेक्षा ना हो ज़्यादा। मानव व्यक्ति और उनकी संस्कृतियों के वहन के माध्यम से मानवता, तर्कसंगतता, आत्मा, चेतना, स्वतंत्रता बनाने के कारण से अंतिम उद्देश्य को साकार बना सकते हैं। ये बोलते हैं कि हम अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी होगी, हमारे अंदर रीजनेबल पावर होगी, हम आत्मा में हमारी चेतना होगी, दूसरों की संस्कृति की भी इज्जत करेंगे, खुद की संस्कृति की भी, साथ में स्वतंत्र रहेंगे, तो सभी मनुष्य अपना विकास कर सकेगा। इसी के प्रति वो जागरूक बनाते हैं लोगों को, विषयों को, सब्जेक्ट्स को सामान्य संस्कृति के विषय में मानवता के ऊपर रूप में उन्हें प्रकट कर सकता है। उन्होंने इतिहास के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा का क्रमिक विकास किया है, यानी आत्मा का कैसे डेवलपमेंट हुआ है स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने इस विषय में बताया है। गाइस अब देखते हैं सेकंड, इतिहास का आत्मा का विकास कैसे हुआ है। पूरा जो हिस्ट्री है हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं अभी कई सालों से, 12th से 10th से, है ना। तो हिस्ट्री में तो हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, इतिहास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से ही आत्मा का क्रमिक विकास कर सकते हैं। मानव इतिहास में प्रारंभिक चरणों में व्यक्तिगत यानी जब स्टार्टिंग, जब ह्यूमन स्टार्ट ही हुआ था, ह्यूमन बने थे, है ना, उनका अस्तित्व आया था, तभी उनमें व्यक्तिगत आंशिक रूप से विकसित स्वतंत्र इच्छा हुई, है ना। हमारे अंदर स्वतंत्रता की इच्छा हुई कि हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। एजेंसी, इससे फिर एजेंसियों का निर्माण हुआ, यानी सामाजिक संस्थाएं बनी और हमने उनसे स्वतंत्रता की डिमांड करी, लाइक सरकार से हमें समूह
ग्रुप से ही तो सरकार बने ना। हम सभी कॉन्सेप्ट में हम पढ़ चुके हैं कि सरकार क्यों बने हैं या राज्य क्यों बनते हैं, कोई भी शासन अस्तित्व में क्यों आता है, क्योंकि जब समाज में बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ होती हैं या मनुष्य एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को शोषण कर रहे थे, तब वो कुछ मनुष्य ने मिलकर उसका हल निकाला। जब परेशानी होती है तभी, जब संघर्ष होता है तभी उसका निवारण के लिए उपाय सोचा जाता है, तभी विचारक उभर के आते हैं, तभी दार्शनिक उभर के आता है। जिन्हीं दार्शनिकों ने सामाजिक संविदा गाइस हमने पढ़ी थी, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मनुष्य फिर राज्य की आवश्यकता महसूस करने पे कुछ लोगों को पावर दे देते हैं, शक्ति देते हैं, तथा उन्हें शासक बनाकर शासक को फिर दायित्व भी मिलता है, उसे अधिकार के साथ उसके पास राइट्स भी होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं कि मनुष्य की उसे समाज का विकास करना है ना। तो इसी को भगवान का रूप भी दिया जाता था। भगवान कहा जाता था कि हमारे शासक जो भगवान होते थे, पहले हिस्ट्री के काल का समय का है गाइस, जिसमें सार्वभौमिक आत्मा के मानव संसार में स्वयं को आंशिक रूप से ही महसूस किया जाता था। बाद के चरणों में देखें तो व्यक्ति को एजेंसी की शक्तियाँ, जो व्यक्ति के पास भी पावर आ गई, हमारे अंदर लिबर्टी वगैरह आई, रीजनिंग पावर आई, लिबर्टी को पूरी तरह से महसूस किया गया, और एक सार्वजनिक संस्कृति, एक एकदम सभी जो मानते हैं ऐसी कल्चर को व्यक्तिकरण किया गया उसका, अर्थात व्यक्ति की बुद्धि पर जोर दिया गया। इच्छा स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन करती है ना, हमारे मनुष्य की इच्छा का, स्वतंत्रता का हमें पूर्ण इज्जत करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, तभी वो अपना विकास करेगा। भगवान मानव संसार के वाहन के माध्यम से पूरी तरह से महसूस की गई है, यानी भगवान को कहा गया है कि वो संसार में जो भी काम होता है वो भगवान के माध्यम से पूरा होता है। जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं हमारी, जो हम मानते हैं कुछ ना कुछ पावर है भगवान जिसे हम कहा जाता है, तो दार्शनिक भी इसमें बिलीव करते हैं। कुछ दार्शनिक इतिहास को, नियमों को नहीं निकाल सकते। वो कहते हैं कोई रूल्स रेगुलेशन स्टार्टिंग से ही नहीं है, वे केवल वर्तमान चरण को, यानी हमारे प्रेजेंट में युग से इतिहास के प्रकट होने के रूप में, यानी इतिहास वर्तमान में ही तो जब हम जी रहे हैं तब हमने हिस्ट्री की खोज करी, खोजबीन होती है ना, इतिहासकर्ता खोजते हैं तब जाके हमारे सामने कुछ चीज़ें सामने आती, प्रतिबिंबित कर सकते हैं। मिनर्वा का उन्होंने उदाहरण दिया है कि उल्लू केवल शाम को ही उड़ता है, यानी उल्लू का हम कहते हैं ना जागता है शाम में ही। तत्कालीन प्रशिया राज्य ने आत्मा के विकास के उच्चतम चरण का प्रतिनिधित्व किया था, यानी जो उस समय प्रशिया राज्य था उन्होंने ही इस स्टेट की सोल का डेवलपमेंट करके प्रतिनिधित्व किया, और इतिहास का अंत हो गया, यानी अब वो इतिहास ख़त्म हो चुका है एज वी नो। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं गाइस, हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर्नाशाह नाम के एक विचारक है, उनके अनुसार हीगल द्वारा बनाए गए द्वंद्वात्मक के जो सिद्धांत है उसके मूलभूत सिद्धांत है, जिन्हें मार्क्स ने भी माना है, और एंजलिस नाम के जो वो हैं विचारक फिलासफर, इन्होंने भी इन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना, और उसमें कुछ सुधार के बाद भी स्वीकार करा, यानी कुछ चेंजेस भी करे इनमें। मार्क्स ने स्वयं ही कहा था कि हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत के बारे में जानना है, जिससे मार्क्स ने प्रेरणा ली, बहुत आवश्यक है इनका जानना। लेट्स सी, हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत बेहद मुश्किल है, कहते हैं बहुत ज़्यादा कठिन है। हीगल के अनुसार सारा संसार जो है ना एक संयुक्त संपूर्ण इकाई है। सारा संसार क्या है गाइस? एक संपूर्ण एकदम यूनिटी की एक यूनिट है, जिसमें मूलभूत इकाई में आत्मा की धारणा थी, यानी सोल को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तर्क, हमारे अंदर तर्क होता है, वह ईश्वरीय मन केवल मात्र सच्चाई है ना, हम ट्रुथ पे बिलीव करते हैं, मात्र हमारी सच्चाई है। इस आत्मा या तर्क की प्रकृति द्वारा हीगल हमें बताता है कि हम सभी वस्तुएं जान सकते हैं, लाइक हमें रीज़न की पावर है, हमारे में माइंड है, तो हम किसी भी वस्तु के बारे में जान सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। वही आगे कहते हैं कि धारणा का ये तर्क जो है, या तर्क रीज़न देने की जो पावर है, दुनिया के इतिहास में विकसित होता है। हम हिस्ट्री काल से अभी तक देख सकते हैं, लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करी है, खोजबीन भी करी और आविष्कार भी किए हैं ना, इन्वेंशंस किए हैं, कितने सारे डेवलपमेंट हुआ इतिहास से लेकर अभी तक। तो ये सब किसके कारण हुआ है गाइस? ऑफकोर्स हमारी सोल की पावर जो है, हमारी सोल, हमारी आत्मा, मनुष्य में एक ऐसी पावर है, उसकी बुद्धि है, माइंड है, जिसके द्वारा रीजनिंग की शक्ति है, जिसके द्वारा उसने इतना डेवलपमेंट किया है। जब तक वह अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, यह विकसित होता ही चला जाता है ना। जब तक हम अपने गोल को नहीं अचीव करते तब तक हम मेहनत करते रहते हैं ना गाइस, लाइक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं अभी और अपने गोल को पाने चाहते हैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर, है ना, क्योंकि इतिहास का वास्तविक स्वरूप से ही गतिशील तथा विकासवादी है, यानी हमें डेवलपमेंट रहना ही चाहिए। इसलिए हमें औपचारिक तर्क की स्थिर धारणाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता, यानी जो पहले ज़माने के औपचारिक फॉर्मल चीज़ें से नहीं, हमें नॉर्मल एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं ना। तो हीगल वही नए तर्क का निर्माण करता है जो कि द्वंद्ववाद है। द्वंद्ववाद वही है जो कि वो हिस्ट्री को वर्तमान से जोड़ते हैं।
हिस्ट्री में जो हमने डेवलपमेंट किया और अभी भी जो हम डेवलप कर रहे हैं उसी को वो द्वंद्ववाद कहते हैं, द्वंद्ववाद। हेगल ने अपने द्वंद्ववाद द्वारा इस विश्वास को प्रस्तुत किया, उन्होंने इस ट्रस्ट को अपना प्रस्तुत किया, बताया है कि सभी तरह के विकास एक सीधी रेखा में नहीं होते, यानी डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि एक सीधी रेखा में हम चल रहे हैं, बल्कि टेढ़े मेढ़े भी हो सकता है, कुछ कभी कहीं विकास हो रहा है, कभी कहीं विकास हो रहा है, यानी टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। तथा यह अभिधारणा जो बना रखी है, प्रतिस्थापना या अभिधारणा तथा संश्लेषण करने को, उसमें कुछ चेंजेस करने के तरह से होकर चलता रहता है। दूसरे शब्दों में किया उन्होंने कि बाद में प्रतिक्रिया जो भी हम काम करते हैं तथा दोनों के विरोध से इस प्रकार का समन्वय संश्लेषण परिणाम आगे बढ़ता है कि यह सब कुछ तकनीकी लगता है, ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी है। टेक्निक्स कहाँ से आई? हिस्ट्री काल से ही तो आई ना, हमने कुछ ना कुछ पहियों का आविष्कार किया, जैसे हम पहली पुस्तकों में भी अपने पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे करके मनुष्य ने बोलना सीखा, किस प्रकार उन्होंने तर्क की शक्ति आई, है ना, तो ये सब हम जान चुके हैं। और अब हम फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं गाइस, हम कॉलेज लेवल पे हैं, तो हमें कॉलेज लेवल पे उनकी थिंकिंग्स को एनालिसिस करना है। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो इसमें ये मानवीय इतिहास बताता है, हमारा जो ह्यूमन का जो हिस्ट्री है वही बताता है कि मानव तानाशाही से लेकर लोकतंत्र की तरह जो आया है आखिर में, पहले ज़माने में तानाशाह हुआ करता था, उससे लेकर डेमोक्रेटिक की सिचुएशन पर जो मान है वो आखिर में अनुज्ञान लोकतंत्र, यानी नॉलेज वाला लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र की ओर नहीं बल्कि संवैधानिक राजतंत्र की ओर ले जाता है। यानी वो बोलते हैं जो हीगल जो है ना गाइस, वो राजतंत्र के सपोर्टर थे, क्योंकि उनके समय में क्या था, जर्मन एक राज्य था, तानाशाही राज्य था, तो वो अपने ऑफकोर्स अपने राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र के सपोर्ट में थे। और ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिवर्तनों की नई दृष्टि से देखने से वे तरीके से हेगल को यह सोचना पड़ा कि इतिहास घटनाओं को इतिहास की जो घटनाएं होती हैं ना, वो घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि रहस्य को खुलने तक ही विकास की एक प्रक्रिया ही है। अर्थात जब हिस्ट्री हमें पता नहीं होता, कुछ खोजबीन करके ही तो हमें पता चलता है ना, तो वो हमारे लिए क्या होता है, जब तक हमें पता नहीं होता वो रहस्य होता है। तो उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि घटनाओं का जो क्रम है वो केवल क्रम ही नहीं है, बल्कि रहस्यों के खुलने तक का विकास का एक प्रक्रिया का हिस्सा है। डेवलपिंग का एक प्रोसेस होता है, उसी का एक हिस्सा है, क्या है, घटना के क्रम, है ना, रहस्य। हेगल के अधिकारों के दर्शन का सार देखते हैं गाइस। उन्होंने राइट्स के बारे में क्या बताया है, मनुष्य के अधिकारों के बारे में उन्होंने क्या बताया। अधिकार का अर्थ उनके अनुसार है कर्तव्य। गाइस जैसे हम सभी जानते हैं हमारे राइट जो मिलते हैं हमें, लाइक हमें बोलने का अधिकार है, हमें घूमने का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, तो उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य भी बनते हैं। लाइक हमें बोलने का अधिकार है तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे से अच्छे से बात करें, उसकी इंसल्ट ना करें, है ना, और ना ही उनसे गंदी बिहेव करें। हमें घूमने का अधिकार है तो हमें दूसरे के डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जिससे निषेध, अनुमति, सिद्धांत, गुण, स्वतंत्रता भी उसमें आ जाती है। हमें लिबर्टी है तो दूसरे के कर्तव्य को भी हमें मानना चाहिए। लाइक मुझे बोलने का स्वतंत्रता है तो मुझे किसी को गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि उससे दूसरे का हनन होता है ना, दूसरे के अधिकारों का हनन होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अधिकार जो है ना कर्तव्य से बंधे होते हैं, जो कि होने भी चाहिए। निषेध, अनुमति, गुण उसमें क्वालिटी होती है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार होना जिससे कि हमें लोगों को स्वयं का विकास हो सके, इससे हमें सबका विकास होता है अधिकार के द्वारा, है ना। अधिकार की व्यवस्था वास्तविक स्वतंत्रता के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। जो अधिकार है ना गाइस, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो पूरी व्यवस्था है, उसमें वास्तविक स्वतंत्रता के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। वो बताती है कि क्या है लिबर्टी, व्यक्तित्व और मुक्त व्यक्तित्व के लिए भी जो हमारी पर्सनालिटी है और व्यक्ति की पर्सनालिटी की संपत्ति आवश्यक है। नहीं, हमारे जो घर वगैरह होते हैं वो संपत्ति भी हमारे लिए आवश्यक होते हैं। तो संपत्ति पर कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अर्जन कर रहे थे पहले ज़माने के लोग, तो उस पर थोड़ा बहुत अनुबंध लगाया गया, रोक लगाई गई, ताकि और दूसरे भी लोग ले सके, है ना। लेकिन अमूर्त अधिकार जो है व्यक्ति जो चाहता है उसे करने देना चाहिए, उसमें सक्षम होता है व्यक्ति। अगर अपने डेवलपिंग के लिए अच्छा कार्य करता है तो उसे करना चाहिए। अंततः सामाजिक संरचना को नष्ट करना, जो समाज में संरचना चल रही है रूढ़िवादी करना, जिसमें कि संपत्ति और अनुबंध अपने अर्थ पाते हैं, उनमें कुछ न कुछ अनुबंध लगा दिए जाते, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो नैतिक विषय के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा का स्वयं स्वामी होता है। यानी हमारा जो मन करता है, हमारा अच्छे कार्य करने का मन करता है ना, कि लाइक हम पढ़ लिख कर कुछ बने, तो हमें वो करना चाहिए और करते रहना चाहिए। उसे ही अपने जो मनुष्य है वो अपने कृत्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार होता है। हम अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सारे अधिकार जो
सार है अधिकार का, वो समस्याओं का गैर संस्थागत समाधान है। ये हमारी समस्याओं को सॉल्व करता है। अगर हमारे पास अधिकार होता है तो हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। केवल नैतिक जीवन कुछ सामाजिक संस्थाओं के सदस्य में व्यक्ति जो है परिवार भी होता है। व्यक्ति के पास क्या होता है, परिवार होता है, नागरिक समाज और राज्य, ये सभी क्या होते हैं, हमारे समाज के इर्द गिर्द ही रहते हैं ना, कर्तव्यों का पालन करते हैं। उसमें हम सामाजिक व्यवहार के मानदंड, भूमिकाएं, जिम्मेदारी आदि संस्थागत समाधान हैं। संस्थागत यानी जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संस्था होती है। पूरी दुनिया कैसे बनेगा, इस परिवारों से बनी है। परिवार से बनने से बाद क्या होता है, नागरिक होता है एक मनुष्य। नागरिक से ही समाज बनता है, यानी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो समाज बनता है। और समाज में किसकी आवश्यकता होती है, राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य यानी स्टेट। गाइस आपको पता है ना, पॉलिटिक्स में राज्य यानी देश, सरकार के लिए यूज़ करा जाता है। तो इसमें सभी हमें मोरल भी रहना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और अधिकारों का अधिग्रहण भी करना चाहिए। हमें जो हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। व्यक्ति न केवल अपनी इच्छा का स्वामी बल्कि उन लक्ष्यों को भी वो चलाता है या चुनता है जो उसके तर्कसंगत होने को प्रतिबिंबित करता है। यानी जो हम रीज़न देंगे कि हमें ये करना चाहिए तो हमें उसके लिए स्वतंत्र हैं हम, नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी। व्यक्तिपरकता के लिए आवश्यक सामाजिक संरचना का समर्थन हम लेते हैं और इस तरह व्यक्ति को ठोस स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हमें एकदम पावरफुल वाली लिबर्टी प्राप्त होती है। व्यक्ति पर और वस्तुनिष्ठ स्वतंत्रता दोनों ही होती है। यानी हम अपने स्वयं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्वतंत्र हैं, अधिकार है हमारे पास। और वस्तुनिष्ठ यानी किसी विषय के बारे में या किसी समाज के बारे में डेवलपिंग करना चाहेंगे हम, या समाज में सुधार करना चाहेंगे तो उसके लिए पास भी हमारे पास स्वतंत्रता है, अधिकार है कि हम समाज में वस्तुनिष्ठ परिवर्तन लाएं। नेक्स्ट, अधिकार का विचार। गाइज आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, इट्स रियली नाइस। वी शुड बी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय कनेक्टिंग अवर सेल्फ। हम अपने आप से कनेक्ट करके, अपनी सोसाइटी से कनेक्ट करके इन थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ तो आपको अच्छा लग रहा होगा, आई होप क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से समझा है। तो अधिकारों के विचार के संबंध में बताते हैं। इसके अंतर्गत अपने विचारों को हिगल बताते हैं, संकीर्ण अर्थों में नहीं। जो अधिकार है वो छोटा थोड़ी ना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, वो बहुत व्यापक है बल्कि संपूर्ण नियामक है। नियम के अनुसार हमें ये अधिकार मिले, है ना, संविधान के अनुसार मिले तो नियामक है, क्षेत्र है। कर्तव्य होते हैं, हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, इसमें अनुमति मिलती है हमें अधिकार का प्रयोग करने के लिए, गुण है इसमें, क्वालिटी की बात है। तो ये सभी बातें करते हैं अधिकार के विषय में हमारे हिगल। तो वह तर्कसंगतता और स्वतंत्रता को अधिकार से जोड़ते हुए कहते हैं कि रीजनेबल को और लिबर्टी दोनों को राइट से जोड़ते हैं। किसी भी चीज़ में अधिकार का तात्पर्य है, यानी किसी चीज़ यानी कोई भी थिंक है उसमें हमारे राइट का क्या तात्पर्य होता है, कर्तव्य का आधार, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी। लाइक अगर हम अधिकार की बात करते हैं, डिमांड हमारे राइट की बात करते हैं कि मुझे ये करने का अधिकार है, तो मेरा कर्तव्य होता है ना कि मैं उस कार्य को बहुत अच्छे से करके दिखाऊं। तो किसी के गुण के आधार पे होता है, वो क्वालिटी होती है हमारी कि जो अगर हमें पढ़ने का अधिकार मिला है ना गाइस, तो हमारा कर्तव्य है कि हम बहुत अच्छे से पढ़कर दिखाएं, अच्छे मार्क्स गेट करके दिखाएं। क्वालिटी ये हमारी हो जाती है अधिकार की। तो अधिकार स्वतंत्रता की एक शर्त है। अधिकार क्या है गाइस, एक स्वतंत्रता की शर्त है, यह अभिव्यक्ति है। राइट जो है लिबर्टी के लिए एक प्रॉमिस है, शर्त है, एंड उसकी अभिव्यक्ति बताता है उसे। तो अधिकार जो है कि जो व्यवस्था की गई ना वो वास्तविक स्वतंत्रता के दायरे में प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि अधिकार और स्वतंत्रता एक दूसरे से लिंक है। जैसे हम अधिकार कहते हैं कि हमें बोलने का अधिकार, तो स्वतंत्रता भी उसी के संक्षेप में हम देख सकते हैं, सेम ही होता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था की जो चुनौती होती है उस व्यवस्था की विभिन्न मांगों और उन मांगों को पूरा करने वाली संस्थाओं और प्रथाओं, उनके मानदंडों, मूल्यों के साथ जो कि उन्हें एक साथ रखती है, मौजूद होनी चाहिए। अर्थात जो भी समाज में व्यवस्था होती है गाइस, उसमें डिमांड होती है ना लोगों के द्वारा कि हमें ये चाहिए, किसी चीज़ की कमी होती है। मान लीजिए मनुष्य के पास गरीबी है, तो गरीबी के कारण मनुष्य की बहुत सारी नीड्स होती हैं जो पैसे के ऊपर आधारित होते हैं। इसलिए वो डिमांड करते हैं सरकार से कि हमें भी रोज़गार दीजिए ताकि हम अपना विकास कर सकें, है ना। तो वो सरकार से हम रोज़गारी की डिमांड कर सकते हैं, घर की, आवास की, खाने की, इन सब की डिमांड हम लोग करते रहते हैं, मनुष्य करता है। तो वो कि जो कि एक मानदंड है, वैल्यू है ना, और ये होनी भी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। इस प्रकार स्वतंत्रता की वास्तविक प्रकृति को उन संस्थाओं और प्रथाओं के विकसित रूप में, प्रक्रिया के रूप में भी समझ सकते हैं हम। संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ना लिबर्टी के लिए, अगर मिल रही है तो उसके लिए पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, और सरकार की इतनी सारी एजेंसियां हैं, चाहे सदन है जहाँ पे निर्वाचन होकर बैठते हैं संसद में, तो वो सभी स्वतंत्रता है। हमें राइट है कि हम भी बन सकते हैं, एक विधायक बन सकते हैं हम, है ना।
दल अपना बना सकते हैं। तो ये सभी स्वतंत्रता जो होती है वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए होती हैं और प्रथाओं को विकसित करने में सबसे अच्छी तरह से इन्हें यूज़ किया जाता है। स्वतंत्रता को वास्तविकता प्रदान करती है। यही जो हमारी स्वतंत्रता है, रियलिटी तभी बनती है जब हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हेगल ने एब्स्ट्रैक्ट राइट थीसिस, उन्होंने 3 तरीके के बातें बताई हैं, 3 आयामों की थीसिस, नैतिकता, मोरलिटी और नैतिक जीवन के विषय में संश्लेषण किया है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट राइट थीसिस में उन्होंने क्या बताया है गाइस, इस अधिकार के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्र व मुक्त छोड़ देना चाहिए। जैसे कि हम अपने पहले ही थ्योरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चाहे वो जॉन लॉक की हो, जॉन रॉल्स की हो, रूसो हो, मिल हो, जेएस मिल हो, सभी विचारक जो हैं हम मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ने की बात करते हैं ताकि वो अपना विकास कर सके, परंतु उस पर कुछ प्रतिबंध भी होने चाहिए ताकि वो नकारात्मक अधिकार ना बन जाए। सच्ची स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं हेगल भी। नैतिकता में बताते हैं कि हेगल नैतिक विषयों की दुनिया में जो मोरल सब्जेक्ट्स की एक अलग सी दुनिया दिखती है ना हमें, तो उसमें मुक्त आत्मता, अपने ऊपर हमें स्वतंत्र रहना चाहिए आत्मा के स्तर पर, और आत्म संयम रखना चाहिए, हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखने को कहते हैं। नैतिक विवेक, मोरलिटी में एकदम अंडरस्टैंडिंग करने के लिए विवेक से काम करने एवं नैतिक जिम्मेदारी, कल्याण और अच्छाई पर चलने को कहते हैं। नैतिक जीवन में क्या होता है गाइस, देखिए मोरल लाइफ में सदस्यों का समुदाय, सदस्य मेंबर्स का जो एक ग्रुप होता है, उसमें नैतिक संस्थान होते हैं यानी मोरलिटी को फॉलो करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तथा उच्चतम आत्मा तर्क संगत, चाहे वो मंदिर वगैरह में भाषण देने वाले हों या धर्म का पालन करने वाले पुजारी हों या किसी भी धर्म को मानने वाले कोई भी लोग हो, तो वो अच्छे नागरिक द्वारा ही सभी निर्देशित कहते हैं ना, वो कहते हैं सभी का सम्मान करना चाहिए, हमें अच्छा निर्देशन देते हैं, सदाचार का देते हैं और स्वतंत्र रहने के भी रूप में पालन किया जाता है। जैसे कर्तव्य, सामाजिक व्यवहार, हमारी ड्यूटीज़ करने के लिए समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनके मानदंड में अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं करके व्यक्ति न केवल अपनी इच्छा का स्वामी है बल्कि वो उन लक्ष्यों को भी चुनता है जो उसके तर्कसंगत होने का प्रतिबिंब देते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं गाइस ऊपर, जिसमें मनुष्य जो अपने लिए भी स्वतंत्र है और समाज में सुधार करने के लिए भी स्वतंत्र है। और स्वतंत्र व्यक्तित्व जो पर्सन है, वो अगर पर्सनालिटी रूप से अपना स्वतंत्र लिबर है और नैतिक रूप से भी लिबर है, तो वो सामाजिक संरचना का समर्थन करेगा। ऑफकोर्स अगर हम हर एक तरीके से स्वतंत्र रहेंगे तो हम समाज में सुधार लाने के प्रयास करेंगे। इस तरह व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वे व्यक्तिपरक और वस्तुपरक दोनों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात करते हैं। हेगल के राज्य संबंधी विचार देखते हैं गाइस। हेगल ने राज्य को सार्वभौमवाद कहा है, यानी सार्वभौमिक राज्य जो बहुत आवश्यक है, सभी के लिए है ना, सार्वभौमिक है, सभी के लिए बना है राज्य। और परोपकारिता के लिए कार्य करता है राज्य, जो स्वयं के लिए थोड़ी ना अधिक कार्य करता है। राज्य तो मनुष्य के लिए, लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए काम करता है। तथा वह पूरी तरह से नैतिक होना चाहिए, एक तरीके से मोरल होना चाहिए, जो दूसरे के बारे में ही सोचे, और पूरी तरह से तर्क संगत, रीजनेबल होना चाहिए। स्वतंत्रता का सर्वोच्च स्थान देने वाले, यानी हमें स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया जाता है तो वो राज्य द्वारा ही तो दिया जाता है, संविधान द्वारा दिया जाता है और राज्य द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। तो इसी विषय में वो कहते हैं हेगल कि नागरिक जो है गुण होने चाहिए, नागरिकों में नागरिक जैसे गुण होने चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, परिपूर्ण व्यक्ति को ही शासन का करना चाहिए, यानी शासक बनना चाहिए। एक राजा में भी, यानी कि राजा हो या प्रधानमंत्री हो, पीएम हो, यहाँ के सीएम हो, तो उन सब में हम मोरलिटी भी तो चेक करते हैं कि वो उसकी सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, तभी हम लोग वोट देते हैं, है ना, वो कैसे कार्य करते हैं। तो इन सब में नैतिक गुण भी हम देख सकते हैं अभी अपने वर्तमान समय में भी। तो संस्थाओं, ये सभी जो होता है समाज में, हम आत्मा का उच्चतम चरण देखते हैं स्थापित हो जाएगा। संस्थाओं और प्रथाओं को समूह में रचित करने में भी प्रत्यक्ष रूप से आम नागरिक अच्छे हैं। इसके इर्द गिर्द ही अर्थात सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की उच्चतम भलाई को साकार करना होगा। यानी एक समाज में व्यक्तियों को, नागरिकों को स्वतंत्रता देनी होगी, जिससे क्या होगा, जिसमें व्यक्तियों को और अधिकारियों के मौलिक स्वभाव हमारे अंदर जो है, व्यक्तियों के अंदर अधिकारों के प्रति, हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं इनके प्रति अन्य संबंधित, जिसमें नागरिक गुण, सिविलाइजेशन की क्वालिटी देख सकते हैं हम, देशभक्ति शामिल, यही सार्वभौमिक परोपकारिता है हेगल के अनुसार। केवल राज्य संस्थाओं के माध्यम से ही मुक्त व्यक्तित्व, केवल जो राज्य हैं उसी से हम वो ले सकते हैं, मुक्ति व्यक्तित्व पा सकते हैं, अपना पर्सनालिटी और नैतिक आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सामाजिक स्थिति लगातार पुनः उत्पन्न होती रहती है। यानी कि हम देखते हैं कि जो राज्य या कोई पार्टी या कोई दल जो होता है या सरकार जो होती है वो फिर से बनती रहती है ना, अर्थात जब तक वो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करता है तब तक वो सीट पर रहता है। अर्थात जब वो निरंकुशवादी बनने लगेगा कि यार राज्य जब लोगों के हित के लिए कार्य नहीं करेगा तो पुनः उत्पन्न होती है, फिर से बनेगा, दूसरा राज्य आएगा। यह राज्य के दायरे में ही है कि वो स्वतंत्रता अपने उच्चतम अधिकार में प्रवेश करती है।
स्वतंत्रता देती है ना एक राज्य, तो उसके विषय में कहते हैं राज्य को अधिकार प्रणाली के शीर्ष का प्रतिनिधित्व करती है, यानी राज्य ही अपने मनुष्य को, अपने नागरिकों को अधिकार देती है। वास्तव में एक तर्क संगत राज्य का गठन क्या होता है उस विषय में देखो हीगल का विचार। तो हीगल के अनुसार एक शक्तिशाली सिविल सेवा, जहाँ पे एक पावरफुल यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स होते हैं गाइज, लाइक हम अपने वर्तमान में देख सकते हैं बहुत सारे कलेक्टर, IAS अधिकारी, ये सभी सिविल सर्वेंट कहलाते हैं, IPS। तो सिविल सेवा और हो या द्विसदनीय विधायक हो, यानी कि राज्यसभा लोकसभा 2 सदन के विधायक होते हैं ना गाइज, हमारे देश में भी है। इसके साथ ही वो संवैधानिक राजतंत्र की भी बात करते हैं, जो कि राजतंत्र तो अब नहीं है परंतु कई देशों में है। राजतंत्र महत्वपूर्ण बताते हैं अपने जर्मन के हीगल। तो वो कहते हैं जो कि एक राज्य संप्रभु कार्यकारी, एक सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, काम करने वाली होनी चाहिए, विधायी से बनी होनी चाहिए, नहीं कानून के द्वारा बनी होनी चाहिए, जिसमें विधायिका जो है हम जानते हैं सभी कानून बनाकर विश्व का निर्धारण करती है, काम का कानून का निर्माण करती है, विश्व में संचालन करती है। तथा कार्यकारी सार्वभौमिक जो होती है, जो काम करने वाली सरकार होती है ना, मंत्रीगण होते हैं, तो वो सार्वभौमिक कानूनों के तहत विशेष मामलों का निर्धारण करते हैं, सभी कार्यों को कैसे चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है उस कानून पे, तो किस प्रकार हो रहा है, इन सभी का निर्धारण करते हैं कार्यकारी। तथा संप्रभु राज्य जो अंतिम निर्णय की शक्ति है ना गाइज, वो एक PM या राष्ट्रपति के द्वारा होती है ना, जो राजा होता है, राजतंत्र शासक होता है, तो उसके ऊपर ही इच्छा की पूर्ति करता है, वही राज्य के विषय में बताते हैं हीगल। राज्य की मुख्य संपदा बताते हैं कि राज्य की क्या संपदा होती है, कृषि होती है, लाइक हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर, व्यापार, बिजनेस और उद्योगों की संपत्ति, ये सभी राज्य के अंदर होती है ना। सिविल सेवक, सिविल सर्वेंट होते हैं, शिक्षक, टीचर्स, सोल्जर्स आदि सभी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है ये सरकार के अंतर्गत आती है। सिविल सेवकों के बारे में क्या बोल रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स को खास तौर पर योग्यता एबिलिटी के आधार पर चुना जाता है ना। हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्स होते हैं UPSC का, एक बहुत ही ऊंचे लेवल, बहुत बड़ा दर्जा है इस सिविल सर्वेंट्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक देश के संचालन में। जो भी हमारे यहाँ पे गाइस हम देख सकते हैं वो कानून बनते हैं, तो वो हमारे नीति निर्माताओं द्वारा तो बनते हैं, परंतु उनका जो इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसका जो नीति का विश्लेषण करते हैं वो हमारे IAS अधिकारी करते हैं, IPS गण करते हैं, तो वो सभी सिविल सर्वेंट कहलाते हैं, है ना। तो समाजीकरण हम सार्वभौमिक ज्ञान और प्रतिबद्धता के लिए हम देख सकते हैं पूरी तरह से समाज में जो है ज्ञान के नॉलेज पे और एजुकेशन के दम पर ही हम समाज में ये अच्छे से देख सकते हैं कि समाज किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी विभिन्न संस्थागत जांच, यानी वो देखो हीगल जो अपने ज़माने के 18वीं सेंचुरी के होने के बावजूद उन्होंने ये सभी बताया है कि सिविल सर्वेंट होने चाहिए, क्योंकि पहले अमेरिका वगैरह या जर्मन हो तो ये सभी देश डेवलप्ड थे पहले से ही, तो वहाँ पे ये सभी डेवलप्ड हो चुका था। वहाँ पे वो बताते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न संस्थागत जहाँ तो CBI जाँच होती है ना, और संतुलन शुरू किए गए बैलेंस बनाने के लिए, इसमें प्रमुख निकाय क्रॉस कटिंग सदस्यता के साथ साथ ऊपर से शासन के नियुक्त मंत्रियों यानी जो मंत्रीगण बनते हैं उनकी भी जांच कर ली जाती है कभी जब डाउट होता है तो, और विधायिका द्वारा नीचे से सार्वजनिक अधिकारियों की निगरानी भी शामिल है, मतलब एक दूसरे पे नज़र रखते हैं कौन किस प्रकार कार्य करता है, इससे संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है समाज में और राज्य में। हेगल ने प्रत्यक्ष विधायी चुनावों के खिलाफ इस आधार पर तर्क देते हैं, यानी हेगल जो है ना डायरेक्टली जो वोट दे देते हैं उसका खिलाफ करते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इससे क्या होता है, इससे ना परमाणु व्यक्तियों की अशिक्षित राय को भी हम, मतलब जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं वो भी वोट दे देते हैं, तो इसलिए वो इसका विरोध करते हैं, अनएजुकेटेड राय को भी बहुत अधिक स्वतंत्र खोल देते हैं, तो इसलिए उसका अपोजिशन करते हैं हेगल। विधायिका का निचला सदन जो देखते हैं हम, लोकसभा होती है, नागरिक समाज में समूह निगमों द्वारा चुने गए कर्तव्य से बना होना चाहिए। वो बताते हैं कि जो विधायिका में पार्टी के लोग होते हैं वो सभी ना ड्यूटी से अच्छे से फॉलो करने वाले होने चाहिए। ये प्रतिनिधित्व केवल आधिकारिक भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। ये भी बताते हैं कि अगर इन्हें अच्छे से नहीं चुना जाएगा तो ये क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा व्यापक रहता है, घूस जैसी व्यवस्था उत्पन्न देख सकते हैं हम अपने समाज में, तो बल्कि एक और नागरिक समाज की मांगों यानी इनकी डिमांड अपेक्षाओं और दूसरी ओर राज्य के नियमों और कानूनों के बीच मध्यस्थता भूमिका निभा सकते हैं। विधायिका के बारे में इन्होंने बताया है हेगल ने। तो अब हम गाइस देखते हैं हेगल के राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं राज्य के विषय में, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे विचार दिए कि राज्य के अंदर क्या क्या अंग होते हैं, राज्य के क्या कार्य होते हैं, उसमें संप्रभुता की बात करी है ना, जो कि हम वर्तमान में भी देख सकते हैं। परंतु इन विशेषताओं के साथ साथ गाइस हमें एनालिसिस करने के लिए, अपने क्वेश्चन को मूल्यांकन करने के लिए, एवल्यूशन करने के लिए हम इनको आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य भी लिखते हैं। तो कुछ विचारकों के अनुसार हेगल के विचार जो है ना वो अधिनायकवाद राज्य पे भी थे, क्योंकि उन्होंने राज्य की जैविक अवधारणा प्रस्तुत करता है जो कि फासीवादी और अधिनायकवादी के लिए विभाजित थी, पूर्वगामी थी। यानी उन्होंने पहले ज़माने में या कुछ समय पहले की बात चल रही है ना, क्योंकि अभी तो वो नहीं है, उन्होंने
वर्तमान से पूर्वगामी विचार दिए थे, जो कि फांसीवादी, अधिनायकवादी, निरंकुशवादी विचारकों के लिए थे, उनसे संबंधित है। तो राज्य के विचार में जबकि हम देखते हैं व्यक्ति को स्वतंत्रता देने की बात करते हैं, वो राज्य को कमज़ोर भी कर देता है। अगर ज़्यादा अधिकार दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे, तो व्यक्ति को अगर अधिक स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो कहते हैं ना कि राज्य ही कमज़ोर हो जाएगा। हेगल ने उस समय राजशाही सरकार को पसंद किया था, जो कि आज के लोकतंत्री शासन व्यवस्था में निंदनीय है। ऑफकोर्स अब हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रहते हैं, हम लोकतंत्र है, तो हमें निरंकुशवादी या राजशाही पसंद नहीं होती। हेगल ने अपनी सभ्यता यानी अपनी सभ्यता जर्मन को आत्मा के उच्चतम विकास के रूप में घोषित किया था, जिस इतिहास का अब अंत हो चुका है, इसलिए ये अब निंदनीय है, आलोचनात्मक है। गाइज अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं, अपना कंक्लूज़न। अतः अंत में हम हेगल के उपरोक्त विचारकों को अध्ययन करने के पश्चात, स्टडी करने के बाद, उनकी क्वालिटीज़ देखने के बाद, विशेषताएं, आलोचनाओं पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि हेगल एक आदर्शवादी, नागरिक समाज को आवश्यक मानने वाले दार्शनिक थे, विचारक थे, फिलोसफर थे, जिसकी रचनाएं एवं विचारों के कुछ अंश हम वर्तमान में आधुनिक राजनीतिक में भी देख सकते हैं ना, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में हम इन्हें पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट जो हैं काफ़ी राज्य से संबंधित, वो अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन में देख सकते हैं अपने राज्य में, जो कि मनुष्य, समाज व राज्य के नैतिक गुणों, हमारे मॉरलिटी को दिखाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को दिखाते हैं, अधिकारों व कर्तव्यों का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो गाइस अब हम टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेगल द्वारा प्रतिपादित राज्य के सिद्धांत के समालोचनात्मक परीक्षण करें। सेकंड, हेगल के नैतिक जीवन की अवधारणा पर चर्चा करें, तो जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उनके नैतिक जीवन के बारे में उन्होंने क्या बताया है, या राज्य के प्रतिपादन के सिद्धांत के बारे में उन्होंने क्या बताया। हम सभी क्वेश्चन तीन ही टाइप के क्वेश्चन में एग्जिटिस हमें सेम क्वेश्चन लिखना है। थर्ड में है, नागरिक समाज के हेगल की अवधारणा बताइए, तो वही सेम हमने ऊपर पढ़ चुके हैं गाइस। आप इसमें से शॉर्ट ले सकते हैं और अच्छे से अपने PDF में से लिख सकते हैं मेरी इस वीडियो से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।